Hello students, today we will discuss about Vesper theory. Before we study Vesper theory, we have to knowledge about hybridization, geometry and bond angles. Let's take some example to discuss the Vesper theory like NH2 minus NH3 H2O। तो बच्चों अगर हमें पता होगा तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना अगर हमें आता होगा तो हमें पता होगा कि इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर हमें वेस्पर थ्योरी पढ़नी है तो पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो सीधे से एक सिंपल फार्मूला लिख लेते हैं, Z इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास फार्मूला होता है जिस फार्मूले से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक कर लेते हैं और फिर हाइब्रिडाइजेशन के नॉलेज से हम बताएंगे कि किस हाइब्रिडाइजेशन पे क्या बॉन्ड एंगल और क्या ज्योमेट्री होती है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं NH2 माइनस। तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम ऐसे एटम्स को बोला जाता है जो सिंगल बॉन्ड बनाते हो। मोनोवैलेंट एटम जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हो। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2 हैं। अब फार्मूले में देखेंगे तो प्लस निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज को क्या करना है? प्लस करना है। तो हम इसको प्लस कर देंगे 1। तो अब ये टोटल वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब Z इक्वल टू अगर 4 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारा sp3। अब अगर आप लोगों को पता हो कि Z की वैल्यू क्या आएगी और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसके लिए मैं छोटी सी स्लाइड यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर Z की वैल्यू, एक मिनट, Z की वैल्यू अगर 2 आई, Z की वैल्यू अगर 3 आए, Z इक्वल टू 4, Z इक्वल टू 5, Z इक्वल टू 6। अगर 2 आएगी तो SP होगा, अगर 3 आएगी तो SP2 होगा, और 4 आएगी तो SP3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, और 5 आएगी तो SP3D होगा, और 6 आएगी तो SP3D3 होगा। तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखना। Z इक्वल टू तो SP, Z इक्वल टू 3 तो SP2, Z इक्वल टू 4 तो SP3, और Z इक्वल टू 5 आ गया तो SP3D, 6 पे D2 रहेगा, SP3D2 रहेगा। ठीक। अब हाइब्रिडाइजेशन पे अगर हमें नॉलेज होगा, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा वेस्पर थ्योरी से पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ता है, तो हाइब्रिडाइजेशन पे अगर पता होगा तो SP पे जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 का होता है। अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें Z इक्वल टू 3 तो SP2 आएगा। SP2 पे ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल 120 का होता है। और SP3 की बात की जाए तो टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 का। SP3D में 2 एंगल होते हैं, एक 90 डिग्री का, एक 120 का। और Z इक्वल टू 6 यानी SP3D2 ऑक्टाहेड्रल का केस होगा और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमने पहला NH2 का कैलकुलेट किया था, वैल्यू आई थी 4, और 4 पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? SP3। तो इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल गया SP3। ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका निकाल देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास है NH3, ये हमारे पास NH3 है। NH3 पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3, ये भी आएगा 4, और 4 पे हमें क्या मिलेगा? SP3। एक H2O का निकाल लेते हैं, लास्ट जो बचा हुआ है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 आएगा और हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3।
अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखें तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, तो सबकी ज्योमेट्री भी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या होता है, ज्योमेट्री कब क्या होती है और शेप कब क्या होता है, वही चीज हमें वैलेंस वेस्पर थ्योरी में पढ़नी है। यहाँ पे होता क्या है कि इस थ्योरी के द्वारा हमें बताया जाता है कि कौन से बॉन्ड के बीच में, यानी किस इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होता है और कितने लोन पेयर या कितने बॉन्ड पेयर की वजह से क्या डिस्टॉर्शन आता है ज्योमेट्री में, और यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ सबका, क्योंकि देखो वेस्पर थ्योरी की जरूरत हमें इस वजह से पड़ी कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करें तो इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, और sp3 बॉन्ड एंगल यानी sp3 पे जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 होता है। तो sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ जाता है 105। तो इस बॉन्ड एंगल के डिफरेंस को हम स्टडी करने के लिए वेस्पर थ्योरी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे तो ओनली हमें पता चलेगा कि 109.5 ही होता है बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के केस में। और अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो टेट्राहेड्रल की इसका शेप टेट्राहेड्रल यानी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ गया अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहाँ पे जो वेस्पर थ्योरी बताएगी कि इसका शेप जो होता है पिरामिडल होता है। उसी तरीके से H2O का शेप भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वेस्पर थ्योरी के बेस पे, तो शेप आएगा बेंट। तो हम दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं कि कब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और क्या ज्योमेट्री या शेप मिलेगी। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमने वहाँ पे स्टडी किया था, जैसे NH3 और H2O, इन दोनों को पहले हम स्टडी कर लेते हैं और क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा। जैसे NH3 में हमारा आया था हाइब्रिडाइजेशन, क्या आया था sp3, और अगर इनकी ज्योमेट्री की बात की जाए, तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बॉन्ड एंगल 109.5। ये तो ज्योमेट्री हो गई। अगर हम इनकी शेप की बात करें तो शेप जो इसका होगा वो हमारा नाइट्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, और जो ये लोन पेयर है, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाता, यानी हम इसको छिपा लें, जो दिख रहा है वही हमारा क्या है, शेप है। तो ये शेप कैसा है, ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल है, और शेप हमारा कैसा हो गया, पिरामिडल शेप। कैसा हो गया, पिरामिडल शेप। अब देखो इनमें शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक हम दूसरा एग्जांपल हम H2O लिए थे, हाइब्रिडाइजेशन सेम था sp3, और sp3 अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन था तो ज्योमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए। हमारे पास ऑक्सीजन है, इससे 2 लोन पेयर अटैच हैं और बाकी 2 हमारे बॉन्ड पेयर अटैच हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। अब ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। और अगर हम इनके शेप की बात करें तो शेप कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होता है और बाकी ये 2 लोन पेयर हैं, और ये शेप कैसा हो गया, बेंट। आप यहाँ पे भी कवर करके ये देख सकते हैं कि जो शेप बच रहा है, जो ये इस वक्त दिख रहा है, ये शेप है, ज्योमेट्री ये है टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है, और यही हमारे बताती है वेस्पर थ्योरी। यानी वेस्पर थ्योरी बताती है, अब देखो बॉन्ड एंगल की बात की जाए, होना चाहिए 109.5 बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, 105 बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों किया है, इसका रीजन होता है जो वेस्पर थ्योरी बताती है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, चाहे वो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन हो चाहे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हो। यानी कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करना चाहेगा जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने आप को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो और रिपल्सन कम फेस करें, और जब रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे अगर हम कंसीडर करें तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में होता है, फिर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, फिर आता है बॉन्ड पेयर
और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, यानी सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होगा। यही रीजन है कि ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। जैसे यहाँ पे दो ये लोन पेयर है, आपस में रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके बीच का भी रिपल्सन होगा और ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का रिपल्सन कम होता है तो ये दोनों आपस में क्लोज आ जाएंगे, तो क्लोज आने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो sp3 का केस हमने देख लिया, जैसे एग्जांपल के लिए NH3 और H2 हमने देखा था। अब देखते हैं दूसरी स्लाइड पे कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द शेप ऑफ XeO4, या रुक जाओ थोड़ा सा इस एग्जांपल में चेंज करते हैं, ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट हो, जैसे XeF4, ये एक हमारे पास एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास ज़ीनान है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए Z की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 1/2 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में 8 होता है ज़ीनान के, और 4 हमारे पास मोनोवैलेंट है, तो ये हो गया 1/2 × 12। अब इसको करेंगे तो वैल्यू आएगी 6, तो Z = 6 आ गया, तो 6 पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। अब sp3d2 पे जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, बट शेप अब हमें देखना पड़ेगा कि शेप क्या होगा। यहाँ पे ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन शेप कैसा होगा, क्योंकि हमारे पास इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, रिमेनिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एज ए लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। तो हम इसका देख लेते हैं XeF4, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2, ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी आएगी ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल का बनेगा, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा, एक लोन पेयर नीचे। ये ऑक्टाहेड्रल का केस है, और सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हैं। एक इसमें अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन है, बाकी ये हमारा इन द प्लेन होते हैं। जो ये चारों हमारे पास लिगेंड है, ये चारों जो हमारे पास सराउंडिंग एटम है, इनमें से ये चारों इन द प्लेन, बाकी ये जो लोन पेयर है एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ये तो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री हो गई, और सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हैं। किसी का भी कंसीडर करोगे, क्योंकि किसी भी प्लेन से अगर कोई परपेंडिकुलर चीज है तो उसका 90 डिग्री एंगल ही बनता है। अब दूसरा केस इनकी शेप की बात करें, तो जो शेप है उसमें हम क्या करेंगे कि लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। ये हो गया शेप, यानी शेप का अगर पूछा जाए तो शेप हमारा होगा XeF4 का जो शेप होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम किसी भी ज्योमेट्री का शेप और स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो हम कुछ एक ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी, जैसे अभी तक तो हमने 2 चीज पढ़ ली। sp3 पे अगर हमारे पास लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट हुआ sp3 के केस में, sp3 के केस में अगर लोन पेयर हमारा अगर एक प्रेजेंट हुआ तो जो शेप बनेगा, वैसे ज्योमेट्री तो बनेगी टेट्राहेड्रल, बट जो शेप बनेगा वो बनेगा पिरामिडल, जो शेप बनेगा पिरामिडल sp3 का। और इसका एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो NH3 दे सकते हैं एग्जांपल के लिए। sp3 का केस में अगर हमारे पास लोन पेयर कितने हो जाएं, 2 हो जाएं, तो जो शेप बनेगा वो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप हो जाएगा बेंट शेप हो जाएगा बेंट। और एग्जांपल के लिए कंसीडर कर सकते हो H2O। ठीक, अगर हम sp3d की बात करें, sp3d, अब sp3d का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d पे ज्योमेट्री कैसी होगी, पहले ज्योमेट्री हम समझ लेते हैं sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है। यानी sp3d का मतलब होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो कोई एग्जाम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो पहले इस तरीके से उसकी
ज्योमेट्री होती है, यानी ये ट्राइगोनल हो गया और दो हमारे पास पिरामिड रहते हैं। अब जो ट्राइगोनल के एंगल सारे हैं वो होते हैं 120 के, तीन सारे ट्राइगोनल के जो एंगल हैं 120 होंगे, और जो दो पिरामिड हैं उनका एंगल 90 होता है, यानी इसके अंदर दो एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है, एक ज्योमेट्री है। अब ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है कि कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन ले जिसके अंदर क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, यानी अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया और एक लोन पेयर प्रेजेंट हुआ तो वो लोन पेयर इस पोजीशन पे आएगा और शेप बन जाएगा शीशा। तो मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके, बस ये बात दिमाग में रखना कि ये उसका ज्योमेट्री होती है। तो ये ज्योमेट्री थोड़ा दिमाग में रखना और मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या 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 हो सकता है। देखो, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट हुआ तो शेप तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा, लेकिन जो शेप है वो बन जाएगा शीशा शेप। इसका एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं SF4। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा sp3d, और sp3d का जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट शेप कैसा होता है, शीशा शेप। दूसरा केस अगर sp3d का ही लेते हैं और लोन पेयर अगर हम इस बार कंसीडर कर लें, दो लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी लेकिन शेप में फर्क आ जाएगा और वो शेप होगा टी शेप। ठीक है, मैं आगे काम करता हूँ, शेप भी ड्रा कर देता हूँ। जैसे ये टेट्राहेड्रल, ये बेंट और ये शीशा। तो पिरामिडल का शेप जो मेटल के साथ हमारे साथ इस तरीके से सेंट्रल मेटल होंगे, ये पिरामिडल बन जाएगा। बेंट वाला जो हमारा ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से रहेंगे बेंट शेप में। ये हमारा शीशा शेप है, तो ये बीच में सल्फर और चार जो हमारे पास लिगेंड है वो इस तरीके से जुड़ जाएंगे। और टी शेप की अगर हम बात करें तो यानी इस दोनों पोजीशन पे लोन पेयर आएगा, इधर वाली पोजीशन प्रेजेंट होगी। जैसे ज्योमेट्री हम इसकी यहाँ पे ड्रा करते हैं, उसके बाद तब याद रहेगा। यहाँ पे मैं ज्योमेट्री बना देता हूँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की, मेटल के साथ इस तरीके से यहाँ पे लेकिन यहाँ एक ऊपर और एक नीचे। हमने बताया अगर एक सिंगल लोन पेयर होगा तो वो इस पोजीशन पे आएगा, दो लोन पेयर का केस आए तो दोनों लोन पेयर इस पोजीशन पे आएंगे, अगर तीन हुए तो इन तीनों पोजीशन पे आएंगे। तो यही हम कंसीडर करें, इस बार लोन पेयर दो हैं तो इस दोनों पोजीशन पे आ जाएंगे, बाकी इतना हमारा बच जाएगा। और इसका जो शेप बनेगा टी शेप बनेगा, तो यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ मेटल है, इसके साथ हमारे पास एक लिगेंड, दो लिगेंड और एक हमारा इधर लिगेंड जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टी शेप। अब अगर तीसरा केस कंसीडर करें sp3d का, और इसमें हम लोन पेयर इस बार कंसीडर करेंगे कि तीन लोन पेयर हो। अब अगर तीन लोन पेयर हुआ तो शेप तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी, लेकिन ये हो जाएगा हमारा लीनियर। जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, लीनियर F2 XeF2। चलो यहाँ से अब मैं फिर से वो वीडियो वाला कंटेंट बना देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें फिर से, तो एग्जांपल जो टी शेप का है XeOF2, टी शेप का शेप ऐसा होता है टी शेप, और हमारा लीनियर है, लीनियर के लिए एग्जांपल ले सकते हैं XeF2। और XeF2 का केस कंसीडर करें तो इसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्डिंग में यूज हुए, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 में 3 लोन पेयर बन जाएगा और तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा ये वाली, तो जो ये बचेगा वो हमारा जाएगा लीनियर से। ठीक है, तो आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में।